जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और सभी क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ज़्यादा और बात ना करके सीधे टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपना टॉपिक है प्रत्यय का। तो प्रत्यय की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों अथवा धातुओं के पीछे जुड़कर उनका अर्थ में परिवर्तन कर दे वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों अथवा धातुओं के पीछे लग के, देखो उपसर्ग जो होता है वो तो जैसे कोई भी शब्द आता है, जैसे मानो पट धातु है, इस धातु के जब कोई चीज पीछे जुड़ेगी, जैसे यहाँ जुड़ जाएगा, जैसे कि ये तबियत पढ़ते हैं तो ये पीछे जुड़ेगा, तो जब पीछे जुड़ेगा तो वो तो कहलाएगा क्या? प्रत्यय। और जो आगे जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो प्रत्यय क्या कह रहा है कि किसी भी शब्द अथवा धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देगा? ये परिवर्तन कर देगा। अब प्रत्ययों की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे को मुख्यतः 3 प्रकार के प्रत्ययों के बारे में बताऊंगा। वैसे प्रत्यय की संख्या अनंत है, लेकिन मैं तुम्हारे को 3 प्रत्ययों के बारे में बताऊंगा। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है, उस कृत प्रत्यय के अंदर मैं तुम्हारे को तव्यत, अनियर, यत, अण्यत और कयप, और इस कृत प्रत्यय के 3 हिस्से होते हैं, एक पूर्वकृत, एक उत्तरकृत। तो पूर्वकृत के अंदर हम पढ़ेंगे अणुवल प्रत्यय, त्रज प्रत्यय, कतर प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानज प्रत्यय। और उत्तरकृत में हम पढ़ेंगे तुमुल प्रत्यय, घय प्रत्यय, लुट प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और लय प्रत्यय। उसके बाद में हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। इस तद्धित प्रत्यय में हम पढ़ेंगे एक तो मतु प्रत्यय पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम तल प्रत्यय, तीसरा पढ़ेंगे तरप और चौथा है तम प्रत्यय। तो देखो जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये कृत प्रत्ययों की तो विशेषता क्या है कि कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे लगेंगे, जबकि ये तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय हैं ये शब्दों के पीछे लग जाते हैं। समझ रहे हो ना? धातु कैसे? जैसे कि पट धातु, हंस धातु, जल धातु, वध धातु, खाद धातु। तो ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के पीछे जुड़ेंगे सारे के सारे कृत प्रत्यय। जबकि तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ेगा। किसके पीछे जुड़ेगा? शब्दों के पीछे जो भी शब्द है, जैसे कि मतु मतु प्रत्यय मान ले, तुमक प्रत्यय मान ले, तरप प्रत्यय मान ले, जैसे कि तर को मानते हैं या तल को मानते हैं, तो स र ल प्लस तल तो क्या हो जाएगा? स र ल ता, ऐसे। तो इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो। कृत प्रत्यय तो धातु के पीछे लगेगा, तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे लगेगा, स्त्री प्रत्यय भी शब्दों के पीछे लगेगा। अब बात करते हैं हमें अपने कृत प्रत्यय, तो जिसमें से मैंने पहला प्रत्यय लिया है तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तव्यत प्रत्यय क्या कहता है? तव्यत प्रत्यय कहता है कि इसका जो प्रयोग होता है वो चाहिए अर्थ में होता है और भाव और क्रम के अर्थ में भी इसका प्रयोग लिया जाएगा। इस प्रत्यय में से देखो विस्तार से तो बहुत सारे सूत्र आते हैं इसके अंदर, लेकिन सूत्रों के जरिए अगर तुम सीखोगे तो वो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हारे छोटे रूप में लिख दिया कि मैं तव्यत प्रत्यय को जब हम किसी धातु के पीछे जोड़ेंगे, तव्यत प्रत्यय को जब हम किसी धातु के पीछे जोड़ेंगे, तो इस तव्यत में जो भी सूत्रों के द्वारा कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को तुम छोड़ो और तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि मैं तव्यत प्रत्यय में से क्या बचता है? तव्य बचता है। क्या बचता है? तव्य। तव्य ही शेष बचता है और बाकी क्या हो रहा है, तय कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसे तुम उसका मैटर तुम छोड़ दो। उसको उसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो तव्यत प्रत्यय में से क्या बचा? तव्य बचा। ये देखो यहाँ लिख रखा है मैंने। और ये आठ धातु प्रत्यय हैं। आठ धातु प्रत्यय होने की वजह से इसमें ईकागम होता है। क्या होता है? ईकागम होता है। कहने का मतलब ये समझ लो रे, आम भाषा में बताऊं तो जैसे कि तुम्हारे पास कोई धातु आएगी, जैसे मान लो ये पट धातु है, जब इसमें हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो तव्यत प्रत्यय जोड़ने का मतलब इस तय को तो भूल जाओ, और एक तो इस तव्यत में से क्या जोड़ना है? तव्य। और ईडगागम होना है, जो धातु आदि है ना बेटा, ये धातु आदि दिख रही है ना, इस धातु के अंदर ई की मात्रा लगा देनी है। तो क्या बन गया? पट्टी, और इसको जोड़ देना है, क्या बन गया? तव्य है। और
जैसे कि कर्तार्थ में ये चाहिए अर्थ में प्रयोग करेंगे तो विषय क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा पठितव्य। समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी धातु को पूरा करने के लिए जो धातु हलंत रहेगी, इस धातु को पूरा करने के लिए छोटी वाली ई का आगम कर देंगे और तवेत प्रत्यय में से क्या बचेगा, तवे, वो जोड़ के हम लोग लिख देंगे। आ रही बात समझ में। तो अब मैंने एक साथ यहाँ पर तीन प्रत्यय लिए हैं, एक तो तवेत लिया है, दूसरा लिया है मैंने त्रिच और तीसरा मैंने लिया है तुमुन, और इन तीनों के एग्जाम्पल मैंने एक साथ बनाए हैं यहाँ पर। तो दूसरे प्रत्यय की बात करते हैं, त्रिच प्रत्यय की बात करते हैं। तो त्रिच प्रत्यय कर्ता के अर्थ में काम में लिया जाता है, ठीक है। इस प्रत्यय में होएगा क्या क्या नहीं होएगा उसको तुम भूल जाना है। मैंने क्या लिख रखा है कि त्रिच प्रत्यय में से केवल मात्र क्या बचता है, ता बचता है। सूत्रों के द्वारा कुछ भी होता है, त्रिच होके हलंत हो रहा है, विसर्ग हो रहा है, जो भी हो रहा है तुम भूल जाओ उसको। तुम्हारे को केवल मात्र ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, त्रिच प्रत्यय जोड़ेंगे, तो त्रिच प्रत्यय का मतलब हो गया उस धातु में क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है। और ये भी आठ धातु होने से धातु को पूरा करने के लिए ई का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा, ई का आगम हो जाएगा। देखो ये तीनों में एक साथ लेके आया, तव्यत और त्रिच और तुमुन। क्यों लेके आया, क्योंकि तीनों में एक जैसा काम होएगा। तीनों में क्या होएगा, एक जैसा काम होएगा। तव्यत प्रत्यय में क्या जोड़ना है, धातु में तव्य। त्रिच प्रत्यय में से धातु के पीछे क्या जोड़ना है, ता, और धातु पूरा करने के लिए ई का आगम कर ही देंगे। इसी प्रकार तुमुन प्रत्यय दे रखा है, तुमुन प्रत्यय में से क्या शेष बचेगा, तुम। क्या शेष बचेगा, तुम। इसका अर्थ दे रखा है भविष्य के अर्थ में काम में लिया जाएगा, इसमें तुम शेष बचेगा और इसमें भी किसका आगम हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, देखो तो दोस्तों ध्यान से अगर तुम लोग समझोगे तो हर चीज तुम्हारे अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। वो कैसे, अगर जो मैंने यहाँ पर परिभाषा या जो इसकी विशेषता मैंने यहाँ पर बताई है, अगर तुम इसको नोट कर लेते हो तो तुम आसानी से क्या कर लोगे, इन प्रत्ययों को धातुओं के बीच आसानी से जोड़ लोगे और जोड़ के एक नया रूप बना लोगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक तो है तव्यत प्रत्यय, दूसरा है तुमुन और तीसरा कौन सा है, त्रिच प्रत्यय। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर धातु ली है पट धातु, तो पट धातु में हम लोग जोड़ेंगे तव्यत प्रत्यय। क्या जोड़ेंगे, तव्यत प्रत्यय। तो जैसा कि मैंने तुम्हारे को बताया था कि तव्यत में से क्या बचता है, तव्य, वो हमने तव्य यहाँ पे जोड़ दिया। और ई का आगम भी हो जाता है ना, जो धातु हलंत थी यहाँ पर पट में, देखो ये पट हलंत था ना, तो इस हलंत को पूरा करने के लिए ईट का आगम हो गया, तो ई की मात्रा इसके ऊपर लग गई, तो क्या बन गया, पठी तव्य। क्या बन गया, पठी तव्य। ठीक है बात। इसी प्रकार जब इसी पट धातु के अंदर, इसी पट धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा। तो देखो अभी लिखा था मैंने, तुमुन प्रत्यय में से क्या शेष बचा है, तुम। ये देखो तुम लिखा हुआ है, और धातु को पूरा करने के लिए ई का आगम हो गया, तो क्या बन गया, पठी तुम। और इसी प्रकार उसी पट धातु के अंदर त्रिच प्रत्यय जुड़ेगा। तो मैंने बताया था कि भाई कुछ मत देखना, त्रिच प्रत्यय का नाम देके तुमको क्या जोड़ देना पीछे, ता, और धातु को पूरा करने के लिए क्या कर देना, ई का आगम कर देना, तो क्या बन गया, पठी था। आ रहा है समझ में भाई। एक ही पट धातु में तव्यत प्रत्यय जुड़ते ही तो पठी तव्य बन गया, पट धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ते ही पठी तुम बढ़ गया, पट धातु में त्रिच प्रत्यय जुड़ते ही पठिता बन गया। इसी प्रकार हंस धातु का देखेंगे तो हंस धातु से क्या बन गया, हसितव्य, हसितुम और हसिता। इसी प्रकार ज्ञा धातु ले ले तो क्या बन गया, ज्ञातव्य, ज्ञातुम और ज्ञाता। इसी प्रकार सूच धातु ले लिया तो देखो सूच धातु में उ है, यहाँ क्या है था, उ। और मैंने तुम्हारे को गुण संज्ञा पढ़ाई थी ना, गुणे पढ़ाई थी, तो उस गुण में मैंने बताया था कि उ के स्थान पे क्या हो जाता है, ओ। गुण होके क्या हो जाएगा, उनको ओ। तो सु को क्या हो गया, सो। धातु को पूरा करने के लिए एकागम, सोची, तव्यत में से तव्य, तो सोचितव्य, सोचितुम और सोचिता। इसी प्रकार ध्येय या ध्येय, तो ध्यातव्य, ध्यातुम और ध्याता। इसी प्रकार पूज से क्या बन गया, पूजितव्य, पूजितुम और पूजिता। तो मैं सोच रहा हूं और मैं समझ भी रहा हूं कि अगर ये चीज आप ध्यान से समझोगे, अगर इस चीजों को ध्यान से देखते हो और इन नियमों को ध्यान में रखते हो, तो आप आसानी से इनके कोई सा भी एग्जांपल आपको देते हुए आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे देखो, पहला प्रत्यय है यत, णित और पयम। इनका प्रयोग भी धातुओं के पीछे किया जाएगा
देखो इनके बारे में लिख रखा है मैंने कि इनका प्रयोग भाव और कर्म के अर्थ में किया जाता है। और ये तीनों के तीनों प्रत्यय हैं, इन तीनों के तीनों प्रत्यय में से क्या बचेगा शेष? यह शेष बचेगा। जब भी हम किसी धातु के पीछे यत णित और कैप प्रत्यय जोड़ेंगे तो समझ जाना कि उस धातु में हमारे को यह जोड़ना है। अब समस्या यहाँ पर यह हो जाती है कि सर ने तो बता दिया कि यत णित और कैप इन तीनों प्रत्यय में से यह जुड़ता है, तो फिर कौन सी धातु के तो यत जुड़ेगा, कौन सी के णित जुड़ेगा, कौन सी कैप जुड़ेगा, इसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो इसके लिए मैंने विशेष देखो यहाँ पर नियम लिख रखे हैं कि जब अपन किसी धातु के पीछे यत प्रत्यय जोड़ेंगे तब अपन को क्या देखना है, उस धातु को कैसे देखना है कि या तो वो धातु, ये सूत्र है बेटा अचोयत, या तो वो जो धातु रहे उस धातु का जो अंतिम में जो अक्षर है, अंतिम जो उसकी मात्रा जो वर्ण लगा रहेगा वो क्या रहना चाहिए? या तो स्वर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? स्वर। जैसे कि ये देखो, ये एग्जांपल यहाँ पर मान लो कि मैंने जी लिखवाया है तो इसका अंतिम में जो ये वर्ण है वो क्या है? ई है। क्या है? ई। तो क्या कह रहा है नियम? यत, भाई यत कहाँ जुड़ेगा? जिस धातु के अंत में क्या हो? स्वर। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है इसका? दूसरा नियम नंबर 2 इसका मान लो, ये नियम नंबर 1 है, ये नियम नंबर 2 है। ये नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि जिस धातु के अंत में री ऐसे दिख रहा है ना, री, जैसे कि क्री, री, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखवाया होगा मैंने, जैसे कि शायद नहीं लिखवाया, क्री मान लो, री, जिसके अंत में क्या हो? री से ऋषि हो। क्या हो? री से ऋषि हो। उस री से ऋषि वाली धातु के अंदर भी यत प्रत्यय का प्रयोग होगा। तीसरा इसका जो नियम है, तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि ऐसी धातु जिसके अंत में प वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो, या तो प हो या क्या हो, है या ब या भ या म, प वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो और ध्यान रखना है उस प वर्ग के अक्षर के ठीक पहले जो वर्ण आ रहा है वहां पर ह्रस्व आकार होना चाहिए। जैसे कि कैसे? जैसे कि ये देखो ना एग्जांपल, ये नियम है सब। नियम क्या कर रहा है कि ऐसी धातु जिसके अंत में प वर्ग हो, ये धातु के अंत में प वर्ग है बेटा, प वर्ग है ना, तो इस प वर्ग से ठीक इसकी उपधा ये होती, इसमें केवल मात्रा है, यहाँ पर केवल मात्रा क्या होना चाहिए? ए। इसमें किसकी मात्रा लगी होनी चाहिए? ए की मात्रा लगी होनी चाहिए। इस से में किसकी मात्रा लगी होनी चाहिए? ए की। अगर से में ए की मात्रा लगी हो तब तो मान लेना उसमें यत प्रत्यय जुड़ेगा। और अगर यहाँ पर ऐसा अगर सब की जगह सांप आ जाता ना तो यहाँ पर यत प्रत्यय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पीछे तो जरूर प वर्ग है, लेकिन इससे प वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ण है ना इसके अंदर क्या आना चाहिए? केवल मात्र ए आना चाहिए, तब जाकर ये नियम काम करेगा। तो इसी के एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं, देखो ध्यान से कि जब भी जी धातु में यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो जी से तो गुण होकर क्या बन जाएगा? जे, यत में से ये और बढ़ाने के लिए यम बराबर जेयम। इसी प्रकार क्री से बढ़ जाएगा क्रेयम, डी से बढ़ जाएगा डेयम, भू से बढ़ जाएगा भव्यम। वो कैसे बढ़ेगा? भू को हो जाएगा भोर, भो से हो जाएगा भवर, इसको तो हो जाएगा पहले तो और से हो जाएगा अयादि संधि, अयादि करके भव्यम बन जाएगा। इसी प्रकार सब से बढ़ जाएगा सप्यम, रम से बढ़ जाएगा रम्यम। ये जो तीन एग्जांपल मैंने इस विशेष कॉलम के अंदर लिख रखे हैं ये बहुत मोस्ट है। देखो सक, जब भी कोई सक धातु आएगी उसमें यत प्रत्यय जोड़ना है, ध्यान रखना, और रूप बनेगा सक्यम। सह धातु है इसमें यत प्रत्यय जुड़ते सह्यम बनेगा। और हन धातु आएगी, देखो स्पेशल बनना है हन धातु, हन धातु में जब भी हम लोग यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हन तो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, हन की जगह क्या हो जाएगा? वद्य हो जाएगा। ये सूत्रों के साथ ऐसा होता है, इसके अंदर सूत्र, इन दोनों में सूत्र अलग लगता है, इसमें अकेले में सूत्र अलग लगता है। तो वो क्या करता है? इस हन धातु को गायब करता है, हन के स्थान पे वद्य धातु कर देता है, तो हन के स्थान पे वद्य बन जाता है। ठीक है बेटा? तो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट है और इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और ये जो नियम है कि भाई यत प्रत्यय कौन सी धातु के पीछे लगेगा वो भी तुम्हारे को याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरे प्रत्यय की जिसका नाम है यत प्रत्यय। उन नियमों को छोड़कर जो यत प्रत्यय के जो नियम है उन नियमों को छोड़कर जो बाकी धातु आए तुम्हारे पास में
उस धातु में कौन से प्रत्यय लगा देना है, नेत प्रत्यय। नेत प्रत्यय में से भी ऐसे बचेगा, जैसे कि पट में अणित जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पाठ्यम। वद में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाद्यम। दह में अणित बन गया तो क्या बन गया, दाह्यम। डी में अणित बन गया तो क्या बन गया, भार्यम। ह्री में अणित प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, हार्यम। त्रि में अणित जुड़ गया तो तार्यम। इसी प्रकार ये लिख से क्या बन गया, लेख्यम। भिद से भेद्यम। मुद्द से क्या बन गया, मोद्यम। और दूह से क्या बन गया, दोह्यम। तो इस प्रकार जो ये अणत प्रत्यय हैं, इस अणत प्रत्यय का ये ध्यान रखना है कि भाई यद प्रत्यय के अलावा जो नियम आ रहे हैं, यद प्रत्यय में जो नियम लग गए उसमें तो यद प्रत्यय लगेगा धातु के पीछे, और उन नियमों को छोड़कर जो बाकी की धातु आ रही है उसमें तुम्हारा कौन सा लगाना है, णित प्रत्यय लगाना है। बात करते हैं लास्ट प्रत्यय की, जिसका नाम है कय प्रत्यय। तो कय प्रत्यय के लिए विशेष नियम यहाँ पे लिख रखा है कि या तो ई धातु रहे, या स्तु रहे, या सास, या व्री, या द्री, या जुस, इन सभी के योग में हमेशा कौन सा प्रत्यय लगता है, कय प्रत्यय लगता है। तो देखो दोस्तों, तीन प्रत्यय थे, यत, णित और कय। यत, णित और कय, तीनों के बारे में मैंने तुम्हारा विशेषता बताई है कि अगर तुम्हारा को यत प्रत्यय की विशेषता याद हो जाएगी कि यत प्रत्यय कौन सी धातु के पीछे लगता है, तो णित प्रत्यय के बारे में तुम्हारे को ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेन है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय में ये तीनों नियम लगते हैं। और जो कय प्रत्यय है, उस कय प्रत्यय में तो ये दो नाम की सी धातुएं हैं, ई, स्तु, सास, व्री, द्री और जुस, इनके योग में हमेशा क्या लगेगा, कय प्रत्यय लगेगा। जैसे कि ई धातु है तो ई से कय जुड़ते हैं, क्या बन गया, इत्ते बन गया। स्तु में जुड़ा तो क्या बन गया, स्तुत्य बन गया। सास में जुड़ा तो क्या बन गया, शिष्य। द्रि में जुड़ा तो क्या बन गया, द्वितीय। और व्री में जुड़ा तो क्या बन गया, द्वितीय। इसमें भी दो धातु जो मोस्ट होती है, परीक्षा की दृष्टि से इनके एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं अधिकांश है, कि अगर मृज धातु आती है तो मृज धातु के दो रूप बनते हैं। एक तो बनता है मृज से णित प्रत्यय जुड़ते हैं मृज से, और एक बनता है मार्ग्य है। एक खन में कै जुड़ के बनता है खेयम, और हन में कै जुड़ के बनता है हत्या। तो इसी प्रकार ये जो दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई है, उसको आप ध्यान से समझना और ध्यान से करना, तब जाके आपको समझ में आ जाएगी। सॉरी दोस्तों, शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। मृज में कय प्रत्यय जोड़ेंगे यहाँ पे, तब बनेगा मृज्य, और णित प्रत्यय जोड़ते क्या बनेगा, मार्ग्य। गलती से लिख दिया मैंने। तो आज के इस वीडियो में हमें 6 प्रत्ययों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 6 प्रत्यय थे, यत, णित और कयप। और पहले से मैंने बताया था तुम्हारे को तव्यत, अनियर और त्रिज। तो ये 6 प्रत्यय तुम्हारे को मैंने बता दिया है। इन 6 प्रत्ययों के बारे में इनके जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं, वो सारे एग्जाम्पल तुम्हारे को याद करने हैं और लिख के इनको अच्छे तरह से देख रहे हैं। प्रत्येक जो नियम जो मैंने बताए हैं, वो नियमों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, तब आपकी ये पूरे जो 6 प्रत्यय हैं वो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।